नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों 50 जिलों के अनुसार राजस्थान का जो भूगोल हमने शुरू किया है, क्लास नंबर 6 का हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा पूर्ण रूप से नवीनतम आंकड़े आपको यहां पर पढ़ाए जा रहे हैं। तो यदि आप राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए राजस्थान भूगोल का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहेगा। शुरू करेंगे साथियों आज के इस वीडियो को। देखिएगा क्लास नंबर जो 5 थी उसमें हमने अरावली के बारे में पढ़ा था। साथियों शुरू से मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी पहली क्लास थी कि किस प्रकार से वर्तमान में कि भाई कितने जिले हैं, संभाग है इत्यादि के बारे में हमने जाना। फिर भौतिक प्रदेशों का हमने विभाजन किया मुख्य रूप से 4 भागों में, जिसमें आपके मरुस्थलीय प्रदेश, फिर उसके बाद में आपके मरुस्थलीय प्रदेश के बाद में अरावली के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर आपके पूर्वी मैदान और सबसे अंत में हाड़ौती का पठार। ये जो 4 भाग है इनमें से हमने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश दोनों ही ये किसके पार्ट है, मरुस्थलीय भाग के। इन दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया है साथियों, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद भी हमने अरावली पर्वतमाला के बारे में देखा। तो दक्षिणी अरावली के बारे में हमने कल के वीडियो में कंप्लीट बिल्कुल पढ़ा था। और आज हम जो मध्य अरावली है आपके अजमेर और ब्यावर जिले की तरफ, और इसके बाद में जो आपके उत्तरी अरावली है इसके बारे में, और साथ ही जो ये पूर्वी मैदान है इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। मित्रों मध्य अरावली की अगर हम बात करें तो भाई देखो, अरावली मध्य मतलब बीच वाली, तो पहले तो मुख्य रूप से मध्य अरावली अजमेर जिले में ही थी, किंतु वर्तमान में जो मध्य अरावली है इसमें मुख्य रूप से 2 जिले आ जाते हैं। कौन कौन से 2 जिले आ जाते हैं, एक तो अजमेर जिला आ जाता है और एक और आपके जो ब्यावर जो नया जिला बना है अजमेर के पास ही जो ब्यावर जो नया जिला बना है साथियों, बिल्कुल ये दोनों जिले आपके मुख्य रूप से मध्य अरावली के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों मध्य अरावली के बारे में पढ़ेंगे। मध्य अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम पूछा जाता है तो इसको टोटगढ़ के नाम से भी जानते हैं, मोराई जी या माराई जी के नाम से भी जानते हैं, और इसको गोरम जी के नाम से भी जानते हैं। ये एक ही चोटी का नाम है, अलग अलग चोटियां नहीं है। ये टोटगढ़ के 2, मोराई जी के 2, गोरम जी के 2, जिसकी ऊंचाई है 933 मीटर। ये मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है, जबकि दूसरी सर्वोच्च चोटी किसकी, मध्य अरावली की। अरावली की बात नहीं, संपूर्ण अरावली की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, बात की जा रही है मध्य अरावली की। तो साथियों मध्य अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी है तारागढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 873 मीटर। साथियों अगर हम पहाड़ी की बात करें मध्य अरावली में, तो मध्य अरावली में एक पहाड़ी है जिसका नाम है बीटली पहाड़ी, और बिल्कुल इसी पर, किस पर, बीटली पहाड़ी पर ही तारागढ़ किला स्थित है। तारागढ़ किला अजमेर जिले में जो तारागढ़ किला है उसकी बात है। तारागढ़ किला बूंदी में भी है, किंतु जो तारागढ़ किला बीटली पहाड़ी पर स्थित है अजमेर में, यहां पर उसकी बात की जा रही है। मित्रों ब्यावर जिले, जो ब्यावर जिला है भाई मध्य अरावली के अंतर्गत ब्यावर जिला भी आता है, अजमेर भी आता है, और भी कुछ जिलों के भाग आते हैं, किंतु मुख्य रूप से ब्यावर और अजमेर जिले आते हैं। तो मित्रों ब्यावर जिले में दर्रे हैं कौन कौन से मध्य अरावली में, एक तो बार दर्रा, परवेरिया दर्रा, शिवपुर घाट, सुरा घाट और देबारी दर्रा। ये सभी क्या है, ये दर्रों के नाम हैं जो कि आपके मध्य अरावली में, पहले ये सभी चीजें अजमेर जिले के अंतर्गत आती थी। कौन, ये जो बार दर्रा है, परवेरिया है, शिवपुर घाट है, सुरा घाट है, देबारी दर्रा है, ये सभी चीजें पहले अजमेर जिले के अंतर्गत आती थी, किंतु वर्तमान में ये कौन से जिले के अंतर्गत आती है, ब्यावर जिले के अंतर्गत आती है साथियों। और ये सभी जो दर्रे हैं ये मध्य अरावली के दर्रे हैं। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि बार, परवेरिया, शिवपुर घाट, सुरा घाट और देबारी दर्रा अरावली के कौन से भाग में स्थित है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, मध्य अरावली में। मित्रों आगे हम देखें मध्य अरावली के बारे में, तो नोट करके लिखा है नाग पहाड़ियां। इंग्लिश में एक बार यूं पूछ लिया कि राजस्थान में स्नेक हिल्स कहाँ स्थित है। अब ये शब्द पहली बार आया, स्नेक हिल्स। स्नेक हिल्स का मतलब ही नाग पहाड़ियां हैं। लोगों को ये तो पता था कि नाग पहाड़ी अजमेर में है, किंतु स्नेक हिल्स, तो साथियों इंग्लिश में ऐसे कन्वर्ट करके भी नाम दे दिया जा सकता है आपके एग्जाम में। तो बिल्कुल नाग पहाड़ियां कह दो या स्नेक हिल्स कह दो, अजमेर शहर के चारों ओर
जो सर्पिलाकार पहाड़ियां हैं इनको ही नाग पहाड़ियां या स्नेक हिल्स के नाम से जानते हैं और इनकी जो ऊंचाई है वो है 795 मीटर। कितनी है? नाग पहाड़ की ऊंचाई 795 मीटर है। तो ये है आपके कौन सी अरावली? मध्य अरावली। इसके बाद में अरावली का जो अंतिम भाग है कौन सा साथियों? उत्तरी अरावली। भाई हमने दक्षिणी अरावली के बारे में देखा, मध्य अरावली के बारे में देखा, अब हम उत्तरी अरावली के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए उत्तरी अरावली को अच्छे से देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। विस्तार की बात करें, उत्तरी अरावली में कौन कौन से जिले आ जाते हैं? तो मित्रों अलवर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा जिला, सीकर जिला, झुंझुनू जिला, नीमका थाना जिला, कोटपुतली बहरोड जिला, खेरतल तिजारा जिला, ये सभी जो जिले हैं ये आपके मुख्य रूप से उत्तरी अरावली के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर हम बात करें उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी के बारे में, तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है आपके रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। देखो आपको दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली सभी की सर्वोच्च चोटियों के बारे में बताया, तो बिल्कुल आपको अच्छे से इन चीजों को याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में प्रश्न कहीं से भी बन सकता है जो आपको पढ़ाया जा रहा है। मित्रों सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? रघुनाथगढ़। कहाँ की? उत्तरी अरावली की, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। अन्य प्रमुख चोटियां भी देख लेते हैं। उत्तरी अरावली में जो अन्य जो चोटियां हैं प्रमुख रूप से उनके नाम हैं, जैसे बेराट चोटी है 704 मीटर की, बरवाड़ा चोटी है 786 मीटर की, बाबाई चोटी है 780 मीटर की और खो चोटी है 920 मीटर की। ये आपके उत्तरी अरावली जो है इसकी अन्य प्रमुख चोटियां हैं साथियों। देखो जो उत्तरी अरावली है उसकी पहाड़ियों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो साथियों चोटियों के बारे में तो हमने देखा, पहाड़ियों के बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। तो एक तो आपके उदयनाथ की पहाड़ी जो आपके अलवर जिले में पड़ती है, एक पहाड़ी का नाम है बेराट की पहाड़ियां जो आपके जयपुर जिले में पड़ती है, एक है मालखेत की पहाड़ियां जो सीकर में है, हर्ष पर्वत सीकर में है, ईगल की पहाड़ी जयपुर में है। साथियों इस ईगल की पहाड़ी पर ही जो जयपुर में जयगढ़ किला बना हुआ है, जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जिसमें जयबान तोप भी रखी हुई है। बिल्कुल साथियों ये ईगल की पहाड़ी पर ही स्थित है जो जयपुर में है। और ये ईगल की पहाड़ी अरावली के किस भाग में है? उत्तरी अरावली में। इसी प्रकार एक पहाड़ी का नाम है देवगिरी की पहाड़ी, ये आपके दौसा जिले में पड़ जाती है। सभी को पता होगा गुलाबी नगर तो किसको कहा जाता है? जयपुर को। और अलवर को कहा जाता है राजस्थान का सिंह द्वार। यह है आपके कौन सी अरावली? उत्तरी अरावली। तो अरावली पर्वतमाला के बारे में हमने पूरी जानकारी ली है, दक्षिणी अरावली के बारे में पूरा देखा, मध्य अरावली के बारे में पूरा देखा और उत्तरी अरावली के बारे में भी हमने पूरा पढ़ा है साथियों। अब हम अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं, यहाँ पर ये जो 12 चोटियों के नाम लिखे हैं, आप यूं मान के चलिए इससे ज्यादा प्रश्न, इससे अंदर का प्रश्न आपके नहीं आएगा। ऊंचाई पूछी जाती है कि कौन सी चोटी जो है कितने मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे, सभी को पता होगा अरावली की जो सबसे उच्च चोटी है, जो सर्वोच्च चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है साथियों? 1722 मीटर। अरावली की जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है, दूसरे नंबर की, वो है शेर चोटी, ये भी आपके सिरोही जिले में है, ये भी आपके सिरोही जिले में है। इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। फिर है आपके देलवाड़ा चोटी, ये भी आपके सिरोही जिले में पड़ती है, इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। फिर जरगा चोटी आती है जो 1432 मीटर है, अचलगढ़ 1380 मीटर है, आबू 1295 मीटर है, कुंभलगढ़ 1224 मीटर है, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है, ऋषिकेश 1017 मीटर है, कमलनाथ 1001 मीटर है, गोरामिया टोटगढ़ 933 मीटर है और तारागढ़ 873 मीटर है। तो बिल्कुल साथियों नोट्स यदि बना नहीं रहे हो तो बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पूरा जीके आपको यहाँ पर निःशुल्क पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पर ही। देखो यहाँ ये जो आपको अरावली की प्रमुख चोटियां दिखाई दे रही है, इनकी ऊंचाई अच्छे से बिल्कुल कंठस्थ आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से अधिकतर प्रश्न उठाए जाते हैं साथियों। क्लियर है अरावली की प्रमुख चोटियां सभी के? आगे अगर हम बात करें तो नोट करके लिखा है कि अरावली
वह विंध्याचल दोनों पर्वतमाला है, वह नहीं वह लिखा था, अरावली वह विंध्याचल दोनों पर्वतमालाएं रणथंभौर में मिलती है। रणथंभौर कहां पर पड़ता है आपके, कौन से जिले में, सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है साथियों। रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में ही अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला दोनों आपस में मिलती है। और आपको पहले भी मैंने जब अरावली पर्वतमाला शुरू की थी तो आपको बता दिया था कि अरावली को मेरू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अरावली को मेरू के नाम से भी इसको जाना जाता है साथियों। तो ये आपके कंप्लीट होती है अरावली पर्वतमाला। देखो अरावली पर्वतमाला के बारे में हमने सबसे पहले अरावली पर्वतमाला के बारे में जाना, उसका वर्गीकरण किया, उसके भागों को विस्तार रूप से हमने पढ़ा। तो ये आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो शुष्क और अर्धशुष्क भागों में बटा हुआ है ये कंप्लीट पढ़ लिया है। घग्गर का मैदान कंप्लीट पढ़ लिया है, अरावली पर्वतमाला कंप्लीट पढ़ ली है। अब आपके एक तो पूर्वी मैदान बचा हुआ है और एक आपके बचा हुआ है पठारी भूभाग, मतलब हाड़ौती का पठार। तो साथियों पूर्वी मैदान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज के इसी वीडियो में। बिल्कुल पूर्वी मैदान भी कंप्लीट आपका करा दिया जाएगा। तो चलिए पूर्वी मैदान के बारे में देखेंगे। देख रहे होंगे आप, जैसे यहाँ बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, फिर आपके सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है, भरतपुर है, दौसा जिला है। इस प्रकार बूंदी जिला भी इसमें कुछ आ जाता है। चंबल बेसिन इसी के अंतर्गत, पूर्वी मैदान में ही चंबल बेसिन आती है, इसी के अंतर्गत कोटा जिले का कुछ भाग भी आ जाता है। तो इन सभी चीजों को हम पूर्वी मैदानों के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो देखो अब हम पूर्वी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये आपके अरावली पर्वतमाला कंप्लीट हो चुकी है। देखिएगा पूर्वी मैदान। साथियों राजस्थान में जो पूर्वी मैदान है भौगोलिक प्रदेशों के आधार पर जो हमने विभाजन किया था, भौतिक प्रदेशों के आधार पर, ये पहला भाग क्लियर है, दूसरा भाग क्लियर है, तीसरे इस भाग को हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो पूर्वी मैदान की अगर हम बात करें तो मित्रों टेथिस सागर का अवशेष इसको माना जाता है। किसका अवशेष माना जाता है, टेथिस सागर का। और इसका जो निर्माण है पूर्वी मैदान का, इसका निर्माण नदियों से हुआ है। किससे हुआ है, नदियों से। खास तौर पे जो चंबल नदी है, बाणगंगा नदी है, माही नदी है, ये मुख्य रूप से कुछ नदियां आती है साथियों जो पूर्वी मैदान का निर्माण करती है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो पूर्वी मैदान का जो क्षेत्रफल है ये समस्त जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसका 23.30%, या कुछ जगह आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, बात वही है 23.3% कह दो या 23.30% कह दो। तो साथियों ये है पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल, संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रफल का है ये। आगे हम बात करेंगे जनसंख्या के बारे में। 23.30% तो इसका क्षेत्रफल है राजस्थान का, किंतु यहाँ राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है। कितनी प्रतिशत, 39%। तो देखो भाई क्षेत्रफल तो कम है और जनसंख्या बहुत ज्यादा निवास कर रही है। इसका क्या क्या कारण रहेगा, क्योंकि यहाँ पर साथियों मैदानी भाग ज्यादा है, यहाँ पर पानी की कमी नहीं है, पानी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, फसलें अच्छे से यहाँ पर पैदावार फसलों की अच्छी होती है। इस कारण यहाँ की जो अगर हम बात करें जनघनत्व की, यही कारण है कि यहाँ जनघनत्व भी अधिक है। मात्र 23.3% जगह में ही 39% जनसंख्या राजस्थान की निवास करती है। साथियों मिट्टी के बारे में बात करेंगे तो पूर्वी मैदान में जो मिट्टी पाई जाती है वो अधिकांशतः जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। और पूर्वी मैदान के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन से जिले आ जाते हैं, जैसे कोटा, बूंदी, बारा, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अलवर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इत्यादि। अब आप कहोगे कि सर हाड़ौती के पठार में भी कोटा, बूंदी, बारा जिला आ रहा है, पूर्वी मैदान में भी कोटा, बूंदी, बारा जिला आ रहा है। तो भाई संपूर्ण जिले की यहाँ बात नहीं की जा रही है, इन जिलों के कुछ भाग आ जाते हैं पूर्वी मैदान के अंतर्गत। मित्रों पूर्वी मैदान का वर्गीकरण हम करने वाले हैं जिस प्रकार से हमने मरुस्थलीय प्रदेश का विभाजन किया था दो भागों में, शुष्क और अर्धशुष्क। जिस प्रकार से हमने अरावली पर्वतमाला का वर्गीकरण किया था दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली 3 भागों में, उसी प्रकार से हम पूर्वी मैदान का वर्गीकरण करेंगे। तो पूर्वी मैदान के उपभागों की बात करें तो मुख्य रूप से इसको 4 उपभागों में वर्गीकृत किया गया है। देखो सबसे पहले आ जाता है चंबल बेसिन, जिसको बीहड़ भी कहा जाता है साथियों।
एक शब्द आपने सुना होगा बीड़ शब्द। बीड़ शब्द तो पशु चारागाह भूमि होती है और बीहड़ शब्द अलग होता है। एक है माही बेसिन जो आपके दक्षिणी राजस्थान में है, 56 बेसिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक है आपके बनास बेसिन और एक है आपके बाणगंगा बेसिन। ये चारों ही जो भाग है ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये चारों ही भाग पूर्वी मैदान के अंतर्गत आते हैं साथियों। तो सबसे पहले चंबल बेसिन के बारे में पढ़ेंगे, फिर माही बेसिन के बारे में पढ़ेंगे, फिर बनास बेसिन के बारे में पढ़ेंगे और सबसे बाद में बाणगंगा बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। और चारों ही भागों को आज की इस वीडियो में ही हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिससे आपके पूर्वी मैदान वाला जो भाग है ये भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए चंबल बेसिन को देखते हैं साथियों। चंबल बेसिन का जो विस्तार है अगर हम देखें तो ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में, कोटा जिले में, बूंदी जिले में, सवाई माधोपुर जिले में, करौली जिले में, धौलपुर जिले में, इन जिलों में मुख्य रूप से इसका विस्तार देखने को मिलता है। किसका? चंबल बेसिन का। और अगर नाम आ रहा है चंबल का तो वहां पर एक शब्द जरूर आता है बीहड़। नाम तो सुना होगा सभी ने, चंबल के बीहड़। मित्रों बीहड़ क्या होता है? चंबल नदी द्वारा जो निर्मित अवनालिका अपर्दन से कंदरा युक्त जो भूमि होती है, कटे फटे भाग जो साथियों, उसी को बीहड़ के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको बेडलैंड के नाम से जानते हैं। मित्रों अगर हम बात करें तो बीहड़ का जो स्थानीय नाम है खादर है। क्या है? खादर, जिसको नवीन जलोढ़क भी कहा जाता है। ये किसका स्थानीय नाम है? बीहड़ का। मित्रों सर्वाधिक बीहड़ आपको राजस्थान के कौन से जिले में देखने को मिलेगी? जो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर जिला, बिल्कुल यहीं पर राजस्थान में सबसे ज्यादा बीहड़ क्षेत्र देखने को मिलता है। कौन से जिले में? धौलपुर जिले में। साथियों आगे हम बात करेंगे पहाड़ी भाग के बारे में। तो मित्रों चंबल बेसिन में जो पहाड़ी भाग है इसको डांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? डांग के नाम से, जहां पर अत्यधिक मात्रा में पहाड़ देखने को आपको मिले। चंबल बेसिन के अंतर्गत उस पहाड़ी भाग को चंबल बेसिन में डांग कहते हैं। और आपको ये तो पता ही होगा कि डांग की रानी किसको कहा जाता है? करौली को कहा जाता है साथियों। इस प्रश्न को तो कई बार पूछ भी लिया गया है अलग अलग एग्जाम्स में। मित्रों अगर हम बात करें डांग क्षेत्र के बारे में तो ये डांग क्षेत्र करौली जिले में आपको अधिकतर ज्यादा देखने को मिलेगा। नोट करके लिखा है केंद्र सरकार द्वारा कंदरा विकास कार्यक्रम 1987-88 में कोटा व भरतपुर संभाग के 8 जिलों में चलाया गया था। देखो इस प्रश्न को पूछ लिया गया है, इस वजह से ही मैंने ये नोट्स डाले हैं। ये जो नोट डाल रखे हैं ना, ये विशेष तथ्य है जो आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे और इन तथ्यों को एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है साथियों। तो जैसे प्रश्न पूछ लिया कि कंदरा विकास कार्यक्रम किसने चलाया था, तो पहली चीज ये किसने चलाया? केंद्र सरकार ने। कब? 1987-88 में। कौन कौन से संभागों में? कोटा और भरतपुर संभाग में। सेकंड नोट से साथियों राज्य सरकार द्वारा 2005-06 में डांग प्रोजेक्ट कार्यक्रम कोटा और भरतपुर के 8 जिलों में चलाया गया था। तो देखो यहाँ भी कोटा और भरतपुर के 8 जिले हैं, यहाँ भी कोटा और भरतपुर के 8 जिले हैं, कोटा संभाग और भरतपुर संभाग के। यहाँ कंदरा विकास कार्यक्रम चलाया केंद्र सरकार ने, यहाँ डांग प्रोजेक्ट कार्यक्रम चलाया राज्य सरकार ने। कंदरा विकास कार्यक्रम चला 1987-88 में। कुछ जगह आपको 89 मिल सकता है, लेकिन 87-88 एग्जैक्टली आंसर है। और जो डांग प्रोजेक्ट कार्यक्रम चला ये चला 2005-06 में। मित्रों ये 2004 में भी देखने को आपको कुछ किताबों में मिल सकता है, लेकिन बिल्कुल 2005-06 इसका बेस्ट आंसर है। साथियों जो बीहड़ शब्द है, इस शब्द का प्रयोग अधिकांशतः हमने कुछ फिल्मों में भी देखा है कि बीहड़ शब्द का नाम आते ही हमारे माइंड में एक छवि बन जाती है डाकुओं की। इसी वजह से यहाँ देखो अभी तो वर्तमान में इतना कुछ है नहीं, किंतु पूर्व में यह डाकुओं की शरण स्थली रही है। क्या? बीहड़। चंबल की जो बीहड़ है वर्तमान में भी है कुछ मात्रा में, लेकिन वैसी बात नहीं है। डाकुओं की शरण स्थली किसको कहा जाता है? बीहड़ को कहा जाता है। और ये बीहड़ कौन से बेसिन में है? चंबल बेसिन में। और चंबल बेसिन किसका भाग है? पूर्वी मैदान का भाग है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे माही बेसिन के बारे में, पूर्वी मैदान का दूसरा उपभाग। माही बेसिन की यदि हम बात करें तो माही बेसिन आपके राजस्थान का जो दक्षिणी इलाका है, एक तो डूंगरपुर जिला और एक बांसवाड़ा जिला, इन दोनों जिलों में माही बेसिन का विस्तार है साथियों। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र ही माही बेसिन के अंतर्गत आता है।
मुख्य रूप से बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले इसके अंतर्गत आ जाते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और एक और जिला कौन सा आ रहा है इसमें, प्रतापगढ़ जिला भी इसमें आ रहा है। देखो माही बेसिन की बात करेंगे तो साथियों यहाँ एक मैदान है छप्पन का मैदान, इसी को छप्पन बेसिन भी आप कई जगह देखने को मिल सकता है, कई जगह किताबों में कि छप्पन बेसिन कह दो या छप्पन का मैदान कह दो। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में एक भाग है जहां 56 ग्राम समूह स्थित थे, अतः इसे छप्पन का मैदान भी कहते हैं। अब देखो कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक है हिंदी ग्रंथ अकादमी की उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के मध्य के भाग में 56 ग्राम समूह स्थित थे, मतलब 56 गांव थे साथियों। इसी वजह से इस क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं। और छप्पन का मैदान आपके कौन से बेसिन में पड़ता है, माही बेसिन में। और माही बेसिन किसका भाग है, पूर्वी मैदान का भाग है। साथियों यहाँ पर दो शब्द प्रयोग अधिकांशतः किए जाते हैं, एक तो शब्द किया जाता है कांटल और एक वांगड़। कांटल प्रतापगढ़ को कहा जाता है, प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है कांटल, और वांगड़ अथवा मेवल जो क्षेत्र है ये है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यूं पूछ ले कि वांगड़ क्षेत्र के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, तो आंसर रहेगा डूंगरपुर व बांसवाड़ा। कांटल क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला आता है, तो फिर आंसर क्या रहेगा आपका, प्रतापगढ़ जिला। कांटल मतलब प्रतापगढ़, वांगड़ मतलब डूंगरपुर व बांसवाड़ा। ये आपके कौन सा बेसिन हुआ, माही बेसिन हुआ साथियों। ये आपके पूर्वी मैदान का दूसरा उपभाग भी कंप्लीट होता है। पूर्वी मैदान का तीसरा उपभाग देखेंगे बनास बेसिन। मित्रों बनास बेसिन का मतलब क्या हुआ, बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो भाग आता है वो बनास बेसिन के अंतर्गत आएगा। बनास नदी के द्वारा देवगढ़ नामक एक स्थान है जो कि आपके राजसमंद जिले में पड़ता है। यहाँ बनास नदी द्वारा देवगढ़ में निर्मित मैदान है साथियों, जिसको पिडमांड के नाम से में जानते हैं। किस नाम से, पिडमांड का मैदान। पिडमांड का मैदान आपके कौन से जिले में है, राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले के कौन से स्थान पर, देवगढ़ नामक स्थान पर। और पिडमांड का जो मैदान है ये कौन सी नदी इसका निर्माण करती है, तो बनास नदी, बनास बेसिन के अंतर्गत आता है मित्रों। मेवाड़ का मैदान आपके ये भी बनास बेसिन के अंतर्गत आता है, जिसमें आपके उदयपुर जिला, चित्तौड़गढ़ जिला, भीलवाड़ा जिला, राजसमंद जिला, ये जिले मेवाड़ के मैदान के लिए जाने जाते हैं। मेवाड़ का जो मैदान है ये आपके मक्का के लिए भी प्रसिद्ध है। मक्का खाने की जो मक्का होती है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, पॉपकॉर्न वाली, ठीक है मित्रों। मक्का के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है मेवाड़ का मैदान। यहाँ पर मक्का की बहुत ही शानदार पैदावार होती है। और दो शब्द है यहाँ, एक माही धवल और माही कंचन। ये दोनों ही क्या है, ये मक्का की किस्में हैं। मक्का की जो फसल होती है उसकी बहुत ही प्रसिद्ध किस्में हैं, माही धवल और माही कंचन। पूछ लिया जाता है कि माही धवल और माही कंचन कौन सी फसल की किस्म है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, मक्का की ये किस्में हैं साथियों। और मक्का के लिए प्रसिद्ध कौन सा मैदान है, मेवाड़ का मैदान। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मक्का की बहुत ही शानदार पैदावार होती है। आगे हम देखेंगे बनास बेसिन के अंतर्गत माल खेराड़ या खेराड़ का पठार। साथियों भीलवाड़ा, जहाजपुर व मालपुरा टोक के मध्य का जो पहाड़ी भाग है इसी को ही माल खेराड़ या खेराड़ का पठार कहा जाता है। किस किस के बीच में स्थित है, जहाजपुर जो भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। मालपुरा के बारे में घोषणा कर रखी है कि भाई ये नया जिला बनेगा, पहले घोषणा की थी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही एक न्यूज आई थी कि बिल्कुल जो 3 नए जिलों की घोषणा की गई थी वो अब आपके नहीं बनने वाले हैं, मतलब जिलों की संख्या 50 ही रहने वाली है। तो मालपुरा वर्तमान में भाई देखो अलग से जिला नहीं बना है, तो ये टोक जिले के अंतर्गत आता है साथियों। जहाजपुर, भीलवाड़ा व मालपुरा टोक के बीच में जो पहाड़ी भाग है इसी को माल खेराड़ या खेराड़ का पठार कहा जाता है। विशेष रूप से कुछ तथ्य लिखे हैं, सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदान है और इसको खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि पूर्वी मैदान में अनाज का बहुत ही अच्छे से उत्पादन होता है, बहुत ही अत्यधिक मात्रा में अनाज का उत्पादन होता है। पूर्वी मैदान कौन सा मैदान, पूर्वी मैदान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी है, ये भी याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हमने देखा था ना ऊपर, 23.3% तो क्षेत्रफल है कुल क्षेत्रफल का। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है
उसका 23.3% तो कुल क्षेत्रफल इस भाग का है, लेकिन जनसंख्या निवास करती है 39%। तो जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक रहेगा। पूर्वी मैदान यूं पूछ ले कि राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान या हाड़ौती का पठार? तो आपका आंसर क्या रहेगा? पूर्वी मैदान। सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश राजस्थान का कौन सा है? तो भी आपका आंसर क्या रहेगा? पूर्वी मैदान रहेगा साथियों। तो ये आपके बिल्कुल जो पूर्वी मैदान का जो तीसरा उपभाग है बनास बेसिन, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब एक आता है आपके बाणगंगा बेसिन। कौन सा बेसिन आता है? बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा जो नदी है साथियों, इससे निर्मित जो भाग है उसी को बाणगंगा बेसिन के नाम से जाना जाता है। और बाणगंगा नदी आपके राजस्थान में कौन से जिले में बहती है? जयपुर जिले से इसका उद्गम होता है, जयपुर जिले के अंतर्गत। और ये अपना जो जल है ये सीधे यमुना नदी में छोड़ती है साथियों। बाणगंगा नदी के बारे में कुछ जो राजस्थान में जो नदियां वाला जो टॉपिक है, जब वो आएगा तो बाणगंगा नदी के बारे में विस्तार पूर्वक हम पढ़ लेंगे। ये राजस्थान में आपके पूर्वी मैदान जो है उसको हमने कंप्लीट किया है। अब आपके भौतिक विभाजन के अंतर्गत सिर्फ हाड़ौती का पठार ही बच रहा है, जो कल के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और राजस्थान का एक परिचय, यहाँ से कम 5 से 6 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं परिचय से। तो बिल्कुल आपको कंप्लीटली इनके नोट्स बनाने हैं और हाड़ौती का पठार आपके कल कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलेंगे साथियों कल के वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों।